2023-24 चुनावी साल है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक चुनौती ऐसी सामने निकल कर आई है जिससे पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ गई है। दरअसल तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ते में तनाव के बीच हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से भी बीजेपी की ठनती हुई दिखाई पड़ रही है। एआईएडीएमके की तरह ही जेजेपी ने भी गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है। सियासी गलियारों में जल्द जेजेपी और बीजेपी की राह जुदा होने की बात कही जा रही है। बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब ने खुद की बदौलत सरकार चलाने का दावा भी कर दिया है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था और हाल ही में नई संसद के उद्घाटन पर जब एनडीए की ओर से एक पत्र जारी किया गया था तो उसमें जेपी नड्डा के साथ दुष्यंत चौटाला ने भी हस्ताक्षर किए थे। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अगर टूटता है तो हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, पिछले 4 साल में जेजेपी 9वीं राजनीतिक पार्टियां होंगी जो एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएंगी। 2019 के बाद एनडीए के कई ऐसे नेता हैं और पुराने सहयोगी जो कि बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल जैसे भी दल मौजूद हैं। केंद्र में सरकार होने और विपक्षी एकता की कवायद के बीच एनडीए का बिखराव कई सारी गुत्थियां उलझा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हरियाणा का सियासी विवाद है क्या। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और बाकी को एक सीटें मिली थी। निर्दलीय को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी 46 के जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी। ऐसे में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर सीटों पर विवाद शुरू हो गया। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी बिप्लब देब ने भी जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 के बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने यह साफ कर दिया कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। उचाना कला पर बीजेपी के दावे के बाद जेजेपी भी हमलावर है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है। 2019 में बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी और लोकसभा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद खोने पड़ सकते हैं। ये एक जो बड़ा पेच है ये बीजेपी के सामने। दरअसल एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और 1996 में संयुक्त मोर्चे की वजह से जब बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी तो 1998 में एनडीए बनाने की पहल हुई। एनडीए बनाने में जेडीयू के जॉर्ज फर्नांडिस और बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनडीए के घटक दल अब तक 7 हैं और 6 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ चुके हैं। एनडीए के पहले चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 से 2012 तक आडवाणी ही इसके चेयरमैन रहे। एनडीए का दूसरा अहम पद जो था वो संयोजक का होता है और जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के पहले कन्वीनर यानी संयोजक के तौर पर काम करते रहे। आडवाणी के समय शरद यादव एनडीए के संयोजक रहे। फिलहाल अमित शाह एनडीए के चेयरमैन है लेकिन संयोजक का पद अभी भी खाली है। अब यह समझिए कि 25 साल में एनडीए का जो स्ट्रक्चर है यानी अटल जी से लेकर अब अमित शाह तक कितना बदला है। 1998 में एनडीए का गठन कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी थी। हालांकि 13 महीने बाद सरकार गिर गई। बीजेपी ने एनडीए को और मजबूत किया और 1999 में 14 पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार बनी। उस वक्त एनडीए में मुद्दों को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बनाया जाता था और इसके साथ ही किसी भी बड़े मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होती थी, चर्चा होती थी और उसके बाद काम होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 24 दल साझेदारी में थे। सत्ता में प्रतिनिधित्व को आधार बनाकर सहयोगी दलों को सत्ता में भागीदारी दी गई थी। हालांकि 2004 में एनडीए का कुनबा बिखर गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। इसके बाद 10 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही। 2014 में भी बीजेपी एनडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत के बाद एनडीए के दलों में उथल-पुथल शुरू हो गई। कई दलों ने आरोप की जो खुद पर आरोप लगे थे उसकी उपेक्षा भी की। शिवसेना और जेडीयू जैसी पुरानी पार्टियां कमजोर करने का भी आरोप लगता रहा। 2019 के बाद एनडीए में भगदड़ सी मच गई ये कह सकते हैं, क्योंकि पीएमके को छोड़ दिया जाए तो 1998 में सहयोगी रहे एक भी दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं है।
हालांकि 1998 की तुलना में एनडीए का जनाधार जरूर बढ़ा है। खुद बीजेपी 10 राज्यों की सत्ता पर काबिज है, 6 राज्यों में सहयोग से सरकार चला रही है, लेकिन फिर भी एनडीए थोड़ी कमजोर हुई है। 2019 के बाद एनडीए के भीतर 2 वजहों से टूट पड़ी है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। शिवसेना, जेडीयू, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जनसेवा जैसे दलों ने यह आरोप लगाया कि उसे कमजोर करने की साजिश रची जा रही है एनडीए के अंदर। इन दलों का यह आरोप था कि बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पीछे से खेल करती है। इतना ही नहीं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर लोगों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया था, यानी पहली बड़ी वजह अविश्वसनीयता मान सकते हैं। इधर शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि बिल के खिलाफ सरकार का साथ छोड़ दिया था। इन दलों का यह कहना था कि बिल बनाने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा नहीं की गई, यानी बीजेपी ने अपने बड़े मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को नहीं फॉलो किया, उसकी अनदेखी की। शिरोमणि अकाली दल और आरएलपी का किसानों के बीच जनाधार माना जाता है। हालांकि बाद में आंदोलन के आगे मोदी सरकार झुक गई और यह कानून वापस हुआ, लेकिन यह तय है कि एनडीए बिखरता दिख रहा है। अब समझिए कि एनडीए का कुनबा आखिर क्यों बिखर रहा है। कोऑर्डिनेशन की समुचित व्यवस्था हम कह सकते हैं कि नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार बनने के बाद से ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उठती रही, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी यह सफल नहीं हो पाया। गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पद संयोजक का अभी भी खाली है। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार हैं और एनडीए गठन में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। एनडीए गठबंधन में रहते वक्त त्यागी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर चुके हैं। एनडीए बिखरने के पीछे त्यागी इसे बड़ी वजह मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जॉर्ज फर्नांडिस सभी मुद्दों पर नेताओं से राय लेते हैं और किसी भी विवाद को मीटिंग को बुलाकर तुरंत खत्म कर दिया जाता था उस वक्त। लेकिन पिछले अगर कई वर्षों से देखें तो एनडीए में यह दिखाई नहीं पड़ता। इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का कल्चर नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी के पास सीटों की ताकत है। 2014 के बाद 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल की, जिसके बाद गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ गई। बीजेपी ने सरकार में सहयोगी दलों के प्रतिनिधित्व के बदले सांकेतिक भागीदारी भी की। इससे कई सहयोगी दल नाराज हो गए। जेडीयू ने तो सरकार में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मुद्दों में भी सहयोगी दलों को तरजीह नहीं मिली। कई दलों ने इसको वजह बताते हुए गठबंधन से किनारा कर लिया और एक और कांग्रेस, जो कई क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्षी पार्टियां गठबंधन की कवायद में जुटी रही। दूसरी ओर एनडीए लगातार बिखरती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इसका असर क्या लोकसभा की सीटों पर होगा, और अगर हां तो कितनी सीटों पर। दरअसल कमजोर होने की वजह से बीजेपी असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन बनाने की पहल कर रही थी। इन राज्यों में लोकसभा की तकरीबन 150 सीटें आती हैं। गठबंधन टूटने की स्थिति में करीब इतनी ही सीटों पर इसका असर भी होता है या होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र, असम और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है फिलहाल। ऐसे में 3 राज्यों में चुनाव का वोट फीसदी सब कुछ तय करेगा कि किस तरीके से एनडीए आगे काम करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल जी से अमित शाह तक की जो यात्रा है, यानी एनडीए की जो यात्रा है, उस यात्रा में काफी कुछ बदलाव आया है, काफी तस्वीरों बदलाव आया है और कई साथी भी छूटते चले गए। इसलिए एनडीए का कुनबा मजबूत करना बीजेपी के लिए 2024 से पहले बड़ी चुनौती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।